गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल फिट हैं? तो सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपन कोरिलेशन लेके चल रहे थे और कोरिलेशन में कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लेके चल रहे थे। वीडियो थर्ड में हमने इसी बैकग्राउंड में आपसे बात किया था मीनिंग, एजम्पशन, डिफरेंट फॉर्मूले पे थे और डिफरेंट फॉर्मूले पे प्रैक्टिस कराने में वो क्लास उतने में चली गई। तो आज फिर वापस से हम सेकेंड स्टेप को ही, डिफरेंट फॉर्मूला को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, डिफरेंट फॉर्मूले को से ही स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है बेटा और थोड़ा टाइम चाहिए मुझे इसको फिनिश करने के लिए। प्रॉपर वे में कोई भी चीज़ में ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। जो भी चीज़ें, जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हैं उतने क्वेश्चंस मैं आपको करा भी रहा हूँ। तो आज वापस से डिफरेंट फॉर्मूला पे आते हैं। ठीक, तो कुछ चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी और कुछ चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। बेटा कोवेरिएंस आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ी देर सुनिएगा ध्यान से। कोवेरिएंस के हमने 3 मेथड बताए थे आपको। एक बेटा स्टेप डेविएशन मेथड बताया था। सर ये दोबारा से क्यों बता रहे हैं आप? क्योंकि बेटा कनेक्ट के साथ पढ़ना है, कनेक्टिविटी के साथ पढ़ना है। मैंने आपसे कहा था कि कार्ल पियर्सन तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक कि कोवेरिएंस को ना पढ़ लीजिए। तो जब भी मैं कार्ल पियर्सन को पढ़ाता हूँ तो मैं कोवेरिएंस से कनेक्ट करके पढ़ाता हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और कोवेरिएंस का जो फॉर्मूला है उसके डेरिवेशन से कार्ल पियर्सन बनेगा। बहुत से लोग फॉर्मूले को रटा देते हैं, आप भी फॉर्मूले को रट लीजिए, एक आसान सा काम ये है। लेकिन मेरा ये कहना है कि चीज़ों को समझ लें, वो बेहतर है। तो कोवेरिएंस आपने स्टेप डेविएशन मेथड से पढ़ा था, सर पढ़ा था, जिसमें कोवेरिएंस का फॉर्मूला था समेशन dx इंटू dy डिवाइड बाई n। यस या नो? यस। फिर आपने डायरेक्ट मेथड पढ़ा था। डायरेक्ट मेथड जिसमें आपका कोवेरिएंस निकालने का तरीका था समेशन x अपॉन n इंटू समेशन y अपॉन n, ये पढ़ा। फिर आपने इनडायरेक्ट मेथड पढ़ा था। तो इनडायरेक्ट मेथड में आपने कैसे पढ़ा था? कोवेरिएंस इज इक्वल टू समेशन uv अपॉन n माइनस समेशन u अपॉन n इंटू समेशन v अपॉन n। तो ये इनडायरेक्ट मेथड था आपका। यहाँ पे आपने पढ़ा था कि डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन। सुनते जाइएगा बेटा, 2 मिनट का रिवीजन करना ज़रूरी है क्योंकि इसी के बेसिस पे हम आपको कार्ल पियर्सन को पढ़ाएंगे, पियर्सन्स को पढ़ाएंगे। और ये डायरेक्ट एक्स वाई से निकलता था और ये जो डेविएशन लेते थे ये अज्यूम मीन से लेते थे। तो आपने ये पढ़ा था। अब आज हमने जो कुछ फॉर्मूले हैं ये नहीं 3 मेथड पे हैं। एक फॉर्मूला आपका आप स्टेप डेविएशन कह रहे हैं, डेविएशन मेथड कह सकते हैं इसको। फिर डायरेक्ट मेथड, फिर इनडायरेक्ट मेथड। आइए देखते हैं बेटा कि ये फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, कैसे बनता है। तो मेरे साथ साथ शुरू करिए, आप भी लिखना शुरू करिए।
अब एक फॉर्मूला लेके आते हैं बेटा, सुनिएगा कुछ देर तक, लिखिए नहीं, सुनते रहिए। फॉर्मूला 1 जो कि व्हेन डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। अब सुनते जाइए, थोड़ा 2 मिनट समझने की कोशिश करिए कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला रटाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फॉर्मूले को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे बेटा यहाँ पे R इज इक्वल टू आपने पढ़ा था कोवेरियंस ऑफ x एंड y डिवाइड बाई अंडर रूट में वेरियंस ऑफ x इंटू वेरियंस ऑफ y। ये चीज़ें आपने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा। जरा इसी को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा वैरायटी लोग आपको बता देते हैं ये फार्मूला ये फार्मूला ये फार्मूला। बेटा सब फार्मूला एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जब इसी फार्मूले को आप ब्रेक करोगे ना तो आपका अगला फार्मूला तैयार हो जाएगा। अब जैसे कोवेरियंस ऑफ x एंड y निकालने का तरीका क्या होता है, सुनिएगा। कोवेरियंस ऑफ x एंड y निकालने का तरीका डेविएशन में dy डिवाइड बाई n होता है, और वेरियंस ऑफ x का फॉर्मूला आपको अगर निकालना है, वेरियंस ऑफ x, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वेरियंस डायरेक्ट मेथड से नहीं निकलता। वेरियंस का मतलब SD निकाल लीजिए, वेरियंस निकाल लीजिए। तो वेरियंस निकालने का तरीका हो जाएगा समेशन dx स्क्वायर अपॉन n अंडर रूट में हो गया। इसी तरीके से अगर आपको वेरियंस ऑफ y चाहिए, आप सुनते जाइए, हो सकता है मेरी बातें आपको थोड़े कम समझ में आए, लेकिन मैं जो समझाने जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, वो बहुत बेहतरीन चीज़ है, तो थोड़ा टाइम दीजिए मुझे प्लीज़। तो समेशन dy स्क्वायर अपॉन n ये हुआ। इसी चीज़ को आपको ऐसे रखना है, तो कोवेरियंस रखेंगे तो R इज इक्वल टू ऊपर रख दीजिए समेशन dx इंटू dy अपॉन n डिवाइड बाई वेरियंस ऑफ x, तो वेरियंस ऑफ x हो गया समेशन dx स्क्वायर अपॉन n इंटू समेशन dy स्क्वायर अपॉन n अंडर रूट में। ठीक, अब बेटा ये n, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। तो समेशन dx इंटू dy, देखिए फॉर्मूला बनता कैसे है, ये देखिए, रटने पे मत जाइए, रटने के लिए बहुत से लोग बचे हुए हैं, आप मत रटिए। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, यहाँ पे देखिए, तो ये अंडर रूट यहाँ पे लगा दीजिए, ये अंडर रूट यहाँ पे लगा दीजिए, इंटू dy स्क्वायर यहाँ पे लगा दीजिए, फिर n यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक, अच्छा, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंडर रूट में n, अंडर रूट में n, दोनों को साथ में ले जाएंगे तो केवल n लिख सकते हैं। सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि समेशन dx इंटू dy डिवाइड बाई n इज इक्वल टू सबका डिवाइड, टोटल डिवाइड, ऐसे समेशन dx स्क्वायर इंटू समेशन dy स्क्वायर अंडर रूट में डिवाइड बाई ये दोनों अंडर रूट में से, तो एक n बाहर आ जाएगा, ये n हो गया। अब देखते जाइए, आपको मालूम होना चाहिए और मालूम भी होगा मेरे प्यारे बच्चों को, ये इनर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आउटर पे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो अब आप इसको अगर लेके आए तो ये कुछ ऐसे बनेगा कि R इज इक्वल टू समेशन dx इंटू dy डिवाइड बाई n इंटू n डिवाइड बाई समेशन dx स्क्वायर इंटू समेशन dy स्क्वायर अंडर रूट में।
अब बेटा यहां से क्या होगा, n से n कट जाएगा, तो फाइनली हमारा फॉर्मूला r इज इक्वल टू कितना आ गया, dx इंटू डी वाई डिवाइड बाई समेशन dx स्क्वायर इंटू डी वाई स्क्वायर। तो जो कोवेरियंस के 3 मेथड आपको मैंने पढ़ाए ना, अगर उन 3 मेथड को आप इस फॉर्मूले पे रख दो केवल और उसका डेरिवेशन कर दो आपको, तो आपका क्या आ जाएगा, काल पियर्सन आ जाएगा। इसी तरीके से बेटा जो दूसरा मेथड है, देखा आपने कितना आसान है। फिर आप इसको रटिए, जब आपको फॉर्मूले का डेरिवेशन आता है तब आप उसके साथ खेल सकते हैं, तब आप स्टैटिस्टिक को रट के नहीं जाते, और स्टैटिस्टिक रट के भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। अब सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड सुनते जाए, लिखिए मत। व्हेन correlation find out directly through x and y, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप जब डायरेक्टली x और y से निकालिए तो देखिए n इंटू एक्स वाई इंटू समेशन x इंटू समेशन y, ठीक। फिर अंडर रूट में n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर, n इंटू समेशन वाई स्क्वायर इंटू n, सॉरी n तो हो गया, माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। ये भी बेटा फॉर्मूला अगर इस पे आप डायरेक्टली रख दोगे, जब डेरिवेशन करोगे तो यही चीज़ निकल के आएगी। मैं हर एक फार्मूले का डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, बिकॉज पता चला जो बच्चे ऐसे थोड़ा लाइट मोड में होंगे वो कहेंगे पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, तो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, ठीक। हर फॉर्मूले पे मैं एक एक क्वेश्चन करा दूंगा। अब इसका जो थर्ड फॉर्मूला है वो है व्हेन डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम मीन, किससे बेटा, अज्यूम मीन से। जब आपने डेविएशन किससे लिया हो, अज्यूम मीन से लिया हो, तब r इज इक्वल टू n समेशन यू वी माइनस का समेशन u इंटू समेशन v अपॉन अंडर रूट में n समेशन u का स्क्वायर माइनस समेशन u का होल स्क्वायर, फिर n समेशन v का स्क्वायर माइनस समेशन v का होल स्क्वायर। तो ये बस बेटा फॉर्मूले ख़त्म हो गए, फॉर्मूले ख़त्म हो गए। तो जब आप घर पे बैठे, एक तो मैंने बता दिया कि एक फार्मूला आपने लिया और उस फार्मूले में आप इसको पुट करके फाइनली कौन सा फार्मूला निकाल लिया आपने, ये निकाल लिया, ये, ठीक। फिर आपका एक फार्मूला ये हो गया और एक फार्मूला ये हो गया। तो टोटल आज हमने आपको 3 फार्मूले के बारे में बात किया, तीनों के थोड़े अलग अलग फीचर देख लीजिए। बेटा यहाँ पे जो डेविएशन मतलब dx निकालेंगे वो x माइनस मीन से निकालेंगे, याद रखिएगा। मतलब डेविएशन, सुन रहे हैं ना आप, टेकन फ्रॉम मीन। तो पहले वाले में डेविएशन किससे निकलेगा आपका, मीन से निकलेगा, ठीक। दूसरे फॉर्मूला में मान लीजिए कि अगर आपका डेविएशन जो मीन है वो फ्रैक्शन में आ जाता है, डेसिमल में आ जाता है, तो आपका कैलकुलेशन प्रोसेस डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये वाला फॉर्मूला कहता है आप डेविएशन मत निकालिए, आप डायरेक्टली x और y से ही ट्रीटमेंट कर लीजिए। तो जहाँ पे फ्रैक्शन में आ जाए, डेसिमल में आ जाए, तब आप डायरेक्टली x और y से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। और तीसरा जो फॉर्मूला है वो जब आप बहुत बड़े वैल्यू, बहुत बड़े अमाउंट के साथ अगर आपका ऑब्जर्वेशन
3 डिजिट में हो जाए, 2 डिजिट में हो जाए, थोड़े से ऑड डिजिट में हो जाए, मतलब जहाँ पे ऑब्जर्वेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का हो जाए, तब वहाँ पे आप ये थर्ड फार्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूले की खास बात ये है बेटा कि ये जो फॉर्मूला निकलता है ये x माइनस ए, मतलब ये जो डेविएशन होता है वो अज्यूम मीन से निकलता है, अज्यूम मीन से निकलता है, इसलिए इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक, आपको बता दें जितने भी कोरिलेशन के फॉर्मूले हैं सब फॉर्मूले आपको माइंड में रखने हैं, और मैं तो कहूँगा बेटा कि आप डेरिवेशन से रखिए। ठीक है, मैंने एक बता दिया है आपको, अगर आप कहेंगे तो मैं बाकी 2 भी प्रैक्टिस वाली क्लास में आपको बता दूंगा, बट इस क्लास में नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑनलाइन क्लास में बच्चा कब बोर हो जाता है पता नहीं चलता। आप मेरी क्लास में सामने फेस टू फेस क्लास में होते तो मैं सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि बहुत ही मेहनत के साथ ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखें। चलिए फटाफट से कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इस पर 1-2 क्वेश्चंस लेके आता हूँ, वो क्वेश्चंस मैं कराता हूँ आपको। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ कॉपी करने के लिए, प्लीज़। हाँ जी बेटा, एक क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा ध्यान से। अब जो 3 फार्मूले मैंने आपको लिखे थे उन 3 में से कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, आप मुझे कमेंट करके रिप्लाई करिए। ठीक है, हाँ सभी लोग कमेंट करिए। जो 3 फार्मूले मैंने आपको बताए थे, डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, सेकंड वाला था डायरेक्ट फ्रॉम एक्स एंड वाई, और थर्ड था डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन, तो आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा फार्मूला लगेगा। थोड़ा बहुत मैं हिंट कर दूं आपको, यहाँ पे देखिएगा, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये नंबर ऑफ आइटम का मतलब होता है n, ठीक, मीन का मतलब होता है 12x। अब यहाँ पे समझिए थोड़ा सा ये वाला, लिखिए नहीं ना, ना 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 लिखना नहीं है, पाप लगेगा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। अच्छा, इसको थोड़ा सा फील करिए, इसको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। पहले तो डेविएशन फ्रॉम मीन को आप कैसे लिख सकते हो, तो डेविएशन फ्रॉम मीन को आप ऐसे लिख सकते हो। थोड़ा सा मतलब कनेक्टिविटी लाइए, थोड़ा सा कनेक्ट हो जाइए प्लीज। तो डेविएशन फ्रॉम मीन मतलब ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये लास्ट वाली लाइन कंप्लीट हो गई तो कट कर दिया इसको। कह रहा है ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, सम का मतलब देखो, अब देखो सम ये हो गया, ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, यस या नो, तो ये आपका हो गया। ठीक, अब थोड़ी सी चीजें आपको यहां पे ध्यान देनी होंगी। अगर यही चीज यहां पे लिखेंगे तो ये लिखेंगे, और यही चीज यहां पे लिखेंगे तो ये लिखेंगे, यस या नो। तो कहने का मतलब ये है कि समझिए कि लिखा क्या है। अच्छा, मुझे आपको और ज्यादा समझाना है तो इस चीज को आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखते जाइए बस मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, ऐसे भी लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, एकदम सर कतई जहर है। हमने कहा वेरी गुड, वाई स्क्वायर, ठीक, तो समेशन डी वाई स्क्वायर, ठीक। तो कतई जहर पे कहानी सुनाते हैं तुम लोगों को। हुआ क्या कि एक बार मैं एक स्कूल में कैरियर काउंसलिंग सेमिनार करने गया। अब जानते हो कहानी के बिना कोई क्लास तो कंप्लीट होती नहीं है। तो स्कूल में पहले बहुत ज़्यादा था, अब तो क्लासेस ज़्यादा हो गई तो इसलिए जाना बंद कर दिया। तो स्कूल में सेमिनार करने गया तो क्या हुआ कि कैरियर काउंसलिंग सेमिनार जब मैं अटेंड कर लेता हूँ, मतलब सेमिनार ले लेता हूँ, तो एक फीडबैक फॉर्म बच्चों को दिया जाता है जिसमें मेरी परफॉर्मेंस लिखनी होती है कि कैसा लगा आपको, अच्छा लगा, कैसा लगा। तो फिर वो फॉर्म हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ आके उसको पढ़ते हैं। तो एक बच्चे ने लिखा था कतई जहर,
तो मैं देखा तो मैं बड़ा नर्वस हो गया यार, मैंने कहा ऐसा क्या बोल दिया कि उसको जहर लग गया यार। तो अगले दिन मैं अपने क्लास में बच्चों को बता रहा था कि मैं गया था सेमिनार करने, तो एक बच्चे ने कत्तई जहर लिख दिया। तो फिर बच्चों ने बताया कि कत्तई जहर का मतलब एकदम लल्लन टॉप। तो बाद में समझ में आया ये जो कत्तई जहर है ये निगेटिव नहीं पॉजिटिव वर्ड है। तो ऐसे ऐसे कांड होते रहते हैं ज़िंदगी में, ठीक है। तो आइए, तो ये बच्चों का बड़ा योगदान रहा कि जिन्होंने कत्तई जहर का मतलब क्लियर किया, वो किसी वेब सीरीज़ में भी पता नहीं कहाँ पे यूज है। एनीवे, आइए शुरू करते हैं फिर। तो ये समेशन मतलब डेविएशन का मतलब आप देखिए, हर एक लाइन का मतलब मैंने आपको समझाया, सम का मतलब समझाया, स्क्वायर का मतलब समझाया, डेविएशन फ्रॉम मीन का। तो ये हुआ शब्दों के साथ खेलना। तो ये तब पॉसिबल है जब आप रटते नहीं हैं। अगर आप रटने लग गए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो देखिए जरा ध्यान से यहाँ पे, अब अगली वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्स एंड वाई फ्रॉम दियर मीन। देखो एक चीज ध्यान से देखना, ये यहां से उठाते हैं, इसको पहले समझने की कोशिश करना कि दिया क्या। डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्स एंड वाई फ्रॉम दियर मीन, मतलब ये मीन एक्स से हो गया और ये जो है वाई से हो गया, ठीक। अब आगे आते हैं, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, किसका? डेविएशन के प्रोडक्ट की बात कर रहा है, मतलब ये चीज कह रहा है, ठीक है। एक्चुअल मीन है तो ये हो गया। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ बताने को बचा है। अब तो बच्चा कहेगा सर हम आराम से लगा लेंगे। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, R इज इक्वल टू समेशन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन अंडर रूट में समेशन डी एक्स स्क्वायर समेशन डी वाई स्क्वायर। ओके ना, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो। सर कैसे लिख सकते हैं देखो ना, ठीक। अंडर रूट में समेशन एक्स का मीन स्क्वायर इंटू समेशन वाई, वाई का मीन स्क्वायर। तो ये है वैरायटी, और मुझे रटने वाले बच्चे बिल्कुल नहीं चाहिए। और प्लीज़ सारे स्टूडेंट को जोड़ते जाइए, सबको बड़ा बेकार लगता है 14-15 वाचिंग, हाँ अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा और बच्चों को बढ़ाइए, हैं प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप ही ऐसा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पे, तो ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी है? 122 डिवाइड बाई समेशन डी एक्स स्क्वायर 136 इंटू 138, किसमें? अंडर रूट में। किसमें? अंडर रूट में। तो ये आपका आ जाएगा, कैलकुलेटर दीजिएगा, थैंक यू। तो ये बेटा आपका आ जाएगा 122 अंडर रूट में 136 इंटू 138, 18768 ना। फिर आप 122 डिवाइड बाई, तो अंडर रूट में आप ले आएंगे, इसको आ जाएगा 136.99, ठीक। आप इसको बेटा 137 भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो यह आ जाएगा 122 डिवाइड बाई 137, दैट इज 0.89 पॉजिटिव है, ठीक। तो ये आपका हो गया। चलो फटाफट से कॉपी कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे, 1 मिनट का टाइम है। हाँ बेटा, अब मैंने आपके स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं, बहुत ही ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को करने के बाद थोड़ी आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएंगे, ठीक है। और अब धीरे धीरे हम लोग कैलकुलेशन को कंप्लीट करने की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। आज एनी हाउ कंडीशन मैं फाइनल यहाँ तक पहुँचा के ही रहूँगा, प्रॉपर्टीज, प्रोबेबल एरर, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, एनी हाउ कंडीशन। ओके नाउ चलो फिर स्टार्ट करते हैं ना। अब सुनो जरा ध्यान से, इन दोनों क्वेश्चन को समझना।
अगर समझ ले तो प्रॉमिस आपके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आएगी, जो बहुत ही ज़रूरी है इस टाइम पे मोटिवेट होने के लिए। ठीक ना, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। पहली लाइन में n 10 है, समेशन x 100 है, समेशन y 150। ये थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है, ये थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है, और ये अजीब टाइप का लग रहा है, तीनों। अब सवाल ये उठता है कि इस फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। पहला वाला डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, दूसरा वाला फ्रॉम एक्स एंड वाई डायरेक्टली, एंड थर्ड डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम मीन। किससे? तो सुनना जरा ध्यान से, ये जो कहना चाहता है यहां पे सुनिए, कहीं मत जाइए, दिल थाम के बैठिए। ये देखिए, या तो ये होगा यहां पे, यही कहना चाह रहा है, या तो ये होगा। ठीक, मतलब ये जो 10 है वो या तो मीन होगा, ये जो 10 हो या तो अज्यूम मीन होगा। अगर मीन होगा तो एक्चुअल मीन वाला डेविएशन होगा, अगर ए निकला तो अज्यूम मीन का डेविएशन होगा। बोलो हाँ, यस सर। ठीक, तो ये 10 कैसे पता चलेगा? मीन निकाल लीजिए। तो आइए जरा देखते हैं मीन। तो मीन इज इक्वल टू होता है समेशन x अपॉन n। तो समेशन x कितना है 100, डिवाइड बाई n कितना है 10, इज इक्वल टू मीन कितना आ गया 10। तो ये 10 और ये 10 मैच कर रहा है। इतने पे नहीं रुकेंगे, y पे आएंगे। y इज इक्वल टू, y का मीन इज इक्वल टू समेशन y अपॉन n। 150 डिवाइड बाई 10, मीन कितना हो गया 15। कुछ लोग क्या होता है, एक ही मीन निकाल के आगे बढ़ जाते हैं ना, जब तक x और y दोनों मैच ना करें। देखिए ये 10 x का मीन है, ये 15 y का मीन है। इट मीन्स इन दिस क्वेश्चन, नोट, इन दिस क्वेश्चन डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। तो फॉर्मूला भी आपको मालूम है। तो समझिए क्वेश्चन को कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ठीक, तो फॉर्मूला लगेगा आपका r इज इक्वल टू समेशन dx इंटू डी वाई अपॉन अंडर रूट में समेशन dx स्क्वायर इंटू समेशन dy स्क्वायर, और r इज इक्वल टू समेशन x माइनस मीन y माइनस वाई का मीन अपॉन अंडर रूट में समेशन x माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू समेशन y माइनस वाई का मीन का स्क्वायर। ये हुआ आपका। दोनों में से कोई फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। और बेटा जब आप यहां पे आएंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं समेशन x माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब समेशन dx स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, y माइनस वाई का मीन, इसको वैसे लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, समेशन x माइनस एक्स का मीन समेशन y माइनस वाई का मीन, या समेशन dx इंटू डी वाई। फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, देन 60 डिवाइड बाई 180 इंटू 215 अंडर रूट में, देन 60। अब आपको ये बोलने की जरूरत है, आप खुद सॉल्व कर लोगे। तो मेरे साथ साथ कॉपी करिए। सर हम तो पहले से कर रहे थे। नहीं, गंदी बात, मेरे साथ साथ चलना है। ठीक, देन अंडर रूट इज इक्वल टू 196.72 ना, तो कितना आ जाएगा 60 डिवाइड बाई 196.72, दैट इज इतना। कॉपी कर लो। ओके, 1 मिनट का टाइम तुम लोगों को देता है। ओके,
बैक टू बैक 2 क्वेश्चन है मेरे पास, दोनों क्वेश्चन कराएंगे तभी जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बोलो हाँ। अब सुनेगा, हो गया कॉपी? सुने ध्यान से। इसी के नीचे एक क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया है। इस क्वेश्चन में भी हम उसी तरीके से टेस्टिंग करेंगे और फिर दूध का दूध और पानी का पानी एक हो जाएगा, सॉरी अलग हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, मालूम नहीं है। हाँ तो आइए देखते हैं। यहाँ पे भी एन दिया हुआ, जैसा ये क्वेश्चन वैसे ये भी है। थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ भी हमको ये चेक करना होगा, तो देख लेते हैं। समेशन एक्स इज इक्वल टू 140 डिवाइड बाई एन, एन का मतलब बेटा 10, तो x का मीन कितना आ गया 14। y का भी चेक करिए, तो 150 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू क्या है 50। अब बहुत ध्यान से देखिए, तो यहां पे क्या आना चाहिए 10, बट यहां पे कितना है 14। मतलब सुनेगा, मतलब ये जो चीज है, ये जो चीज है x माइनस 10, ये x माइनस मीन नहीं हो सकता, क्योंकि मीन का आंसर कितना है 14 और ये कितना है 10। मतलब यहां पे जो आएगा वो क्या आएगा, समेशन x माइनस ए। x माइनस ए का मतलब होता है बेटा अज्यूम मीन, ठीक। बट देखिए कितना शानदार क्वेश्चन सेलेक्ट किया, कितना शानदार कि जब आप इस पे आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कहोगे सर, और आप देख रहे हो ये 15 और 15 मैच कर रहा है, तो आप कहोगे कि सर ये वाला तो ये है, ये वाला तो ये है, और लग भी रहा है। लेकिन बेटा एक चीज याद रखना, जब तक दोनों मैच ना करे, ये मीन और ये दोनों मीन दोनों मैच ना करे, तब तक वो एक्चुअल मीन से नहीं माना जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में एक मैच कर रहा है और एक मैच नहीं कर रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप किससे लगाएंगे, अज्यूम मीन से। किससे लगाएंगे, अज्यूम मीन से, क्योंकि एक जो है अज्यूम मीन शो कर रहा है और एक क्या कर रहा है, एक्चुअल मीन शो कर रहा है। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन या तो अज्यूम मीन से होगा या तो एक्चुअल मीन से होगा। तो ये किससे सॉल्व करेंगे, अज्यूम मीन से। और अज्यूम मीन का जो फॉर्मूला था, अज्यूम मीन का जो फॉर्मूला था वो बेटा जी क्या था, देखिए जरा ध्यान से। अज्यूम मीन का जो फॉर्मूला था वो क्या था, ये देखिए, वो फॉर्मूला था R इज इक्वल टू n इंटू समेशन uv माइनस समेशन u इंटू समेशन v अपॉन अंडर रूट में n समेशन u का स्क्वायर, n समेशन u का स्क्वायर, समेशन u का होल स्क्वायर इंटू n समेशन v का स्क्वायर माइनस का समेशन v का होल स्क्वायर, ठीक। अब बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कहीं जाइयो ना। ये जो है आपका, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर दें हम, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये समेशन x माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है, इसको आप बोलोगे समेशन u स्क्वायर, समेशन y माइनस 15 के स्क्वायर को बोलोगे समेशन v स्क्वायर, ठीक। और समेशन
समेशन x माइनस 10 और y माइनस 15 को आप बोलोगे समेशन uv, ठीक, समेशन uv, ठीक। हाँ बेटा, अब देखिए हुआ क्या, यहाँ पे आइए, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। n की वैल्यू कितनी है बेटा, क्वेश्चन में 10 है, इनटू समेशन uv की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे समेशन uv ये है 60 माइनस समेशन u की वैल्यू नहीं मालूम है, समेशन v की वैल्यू नहीं मालूम है, दोनों की वैल्यू हमको नहीं मालूम है। ओके, नीचे आइए, नीचे आइए, तो समेशन n की वैल्यू कितनी है बेटा 10, समेशन u स्क्वायर है कितना है, समेशन u स्क्वायर इसको बोलेंगे ना 180 माइनस का समेशन u का होल स्क्वायर। बेटा हमारे पास समेशन u है ही नहीं, यही टेक्निकल बात है इस क्वेश्चन का। फिर बेटा यहां पे आ जाइए, 10 इंटू समेशन v स्क्वायर ये है 215 माइनस का समेशन v हमारे पास नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन में हमें समेशन u भी चाहिए और समेशन v भी चाहिए। तो इसको बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे, मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ इसको और आपको दिखा रहा हूँ कैसे। कहीं जाइए मत, मेरे साथ पढ़ते रहिए बहुत आराम से। तो ये आपका आ जाएगा बेटा u और v, बहुत ध्यान से देखिए कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। अब मुझे अगर ठीक सुनिएगा ध्यान से, समेशन u चाहिए तो समेशन u का फॉर्मूला होता है समेशन ये वाला x माइनस 10, ठीक, x माइनस 10, इसको आप क्या लिख सकते हो, u लिख सकते हो, और v किसको लिख सकते हो, समेशन y माइनस 15, ठीक, ऐसे लिख सकते हो। तो समेशन u इज इक्वल टू, इसको ब्रेक करेंगे तो समेशन x माइनस समेशन 10 हो जाएगा। समेशन x की वैल्यू दी हुई है 140, समेशन का मतलब बेटा n, और n की वैल्यू कितनी है 10, और 10 इंटू 10 140 माइनस 100, u की वैल्यू कितनी हो गई 40। इसी तरीके से समेशन v पे आ जाएंगे, तो समेशन y माइनस समेशन 15, तो समेशन y जो होगा वो समेशन y 150 माइनस n की वैल्यू 10 इंटू 15, तो 150 माइनस 150, v की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 40 इंटू v कितना हो जाएगा 0, रट के नहीं जा सकते, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरी क्लास बहुत ध्यान से देखिए, ठीक। अब 40 और ये क्या हो जाएगा 0, इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, 600 माइनस 40 डिवाइड बाई इसको सॉल्व करते हैं, तो 1800 माइनस 1600, ये 2150 माइनस 0, और बेटा ये क्या आ जाएगा अंडर रूट में, तो ये माइनस करने पे 560, सॉल्व तो कर ही लेंगे, 200 इंटू 2150, तो 560 डिवाइड बाई अंडर रूट में 200 इंटू 2150, 200 इंटू 2150, ये आ गया 43 इतना, अंडर रूट निकाल लीजिए 655.74, तो 560 डिवाइड बाई 655.74 0.85, ये आंसर होगा। तो बेटा ये है वैरायटी
क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो लेक्चर में जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो स्टैंडर्ड लेवल का करा रहा हूँ, ठीक। अच्छा, आपके बुक में ये फॉर्मूला कैसे मिलता है? यही फार्मूला और दूसरे तरीके से भी मिलता है, उसको भी मैं लिखाना चाहता हूँ। तो पहले आप कॉपी कर लीजिए, फिर ये फॉर्मूला और किस तरीके से लिख सकते हैं वो भी मैं दिखा दूँ आपको, ठीक। फटाफट से कॉपी करिए। तो हाँ बेटा, अब जबकि हमने फॉर्मूला को कंप्लीट कर लिया तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है बेटा प्रॉपर्टीज। अब हम धीरे धीरे एंड पे हैं, ठीक। अब प्रॉपर्टीज पे आते हैं। प्रॉपर्टीज ज्यादा नहीं, 1 2 3 4 5 और 6 प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से आपको केवल एक पे ज्यादा फोकस करना है, इस पे। बाकी तो बहुत नॉर्मल से हैं, वो सब आपको आते हैं, फिर भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। और सीए या सीएस या सीएमए, ये जो प्रोफेशनल एग्जाम होते हैं बेटा ना, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो प्रॉपर्टीज से ही होते हैं, ठीक है। तो इट इज अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ ऑब्जर्वेशन, बहुत बार बता चुके हैं कि स्ट्रेंथ की बात करता है, कोरिलेशन स्ट्रेंथ की बात करता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट वेरी फ्रॉम द +1 to -1, ये भी बता चुके हैं। थर्ड, इफ कोरिलेशन इज 1 वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, ये मतलब +1 हो सकता है या -1 हो सकता है। इसका मतलब हुआ इट इज 100% डिपेंड। तो मैंने पहले भी बोला है कि जब भी प्लस आता है तो परफेक्ट कोरिलेशन होता है, और परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब कि x और y, मान लो ये दो वेरिएबल हैं x और y, y x पे 100% डिपेंड है। इसका मतलब कि कोई थर्ड एलिमेंट इनके बीच में या थर्ड वेरिएबल्स इन्वॉल्व नहीं है, इनके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक। और वही चीज इफ कोरिलेशन इज 0, अगर कोरिलेशन 0 हो जाता है, दस वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब x और y के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और छठा क्या है? इट इज द रिलेटिव मेजर, ये रिलेटिव मेजर होता है, ठीक। अच्छा, तो पहला था स्ट्रेंथ पे फोकस करता है, दूसरा था +1 और -1 पे जाता है, तीसरा था परफेक्ट कोरिलेशन, चौथा था 0 और छठवां था रिलेटिव मेजर। बट मैंने पांचवा के बारे में बात नहीं की, तो पांचवा के बारे में थोड़ा ज्यादा बात करनी, ठीक। कैसे बात करनी, थोड़ा समझिए ध्यान से कैसे बात करनी। पांचवा कहता है, बहुत ध्यान से सुनेगा, कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द चेंज ऑफ स्केल। जब भी हम चेंज ऑफ स्केल की बात कर रहे हैं तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई आपके माइंड में आना चाहिए, एंड चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब प्लस और माइनस। कहने का मतलब कि अगर हम कांस्टेंट नंबर को, सुनेगा ध्यान से, प्लस कर दें, या हम कांस्टेंट नंबर्स को माइनस कर दें, या हम कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, या हम कांस्टेंट नंबर को डिवाइड कर दें, कुछ भी करते हैं, तो उससे हमारा आंसर चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। जैसे मतलब सुनेगा, बहुत ध्यान से सुनेगा। जैसे मान लीजिए ये है x y² और xy, मैं थोड़ा सा करके दिखाना चाहता हूँ। कैमरा भाई साहब देखिए, वहाँ तक दिख रहा है, किनारे तक दिख रहा है, आप तो खोए हुए। तो बेटा ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 20 और ये भी हो जाएगा 20। आई होप सही है। x² कर लेंगे 4, 6, 16, 20, ये 49, 36, 25 और 16।
इन सब का टोटल कर लीजिए, ये हो जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर समेशन वाई, ये समेशन वाई का स्क्वायर और समेशन एक्स वाई। इस वाले फॉर्मूले के बारे में बात नहीं किया था मैंने, तो इसी के साथ बात कर लेंगे तो फॉर्मूला भी तैयार हो जाएगा आपका। जब हम इनका टोटल करेंगे तो टोटल देखिए कितना आएगा, आप भी टोटल बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो ये आपका आ जाएगा 5 और 5 10 14, देखते जाइएगा। बाय द वे अगर गलत होता है तो आप मेरे को मत कहिएगा, ठीक। 4 + 6 + 16 + 20, ये आपका हो गया 46। 7 + 6 + 5 + 4 22, इसका टोटल हो जाएगा 49 + 36 + 25 + 16 126, और इसका टोटल हो जाएगा 14 + 18 + 20 + 20 72। बाय द वे अगर कहीं पे मिस्टेक है तो आप माइंड मत करिएगा। ओके सर। अच्छा, फॉर्मूला क्या था बेटा एक्स वाई का, n समेशन एक्स वाई इंटू समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, ये माइनस था, अंडर रूट में n समेशन एक्स माइनस समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर n इंटू समेशन वाई का स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला था, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो अगर वैल्यू पुट करके निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो आंसर कैसे आएगा देखिए, n की वैल्यू 1 2 3 4, कोई एक को काउंट कर लीजिए। 4 इंटू समेशन एक्स वाई कितना होगा, ये है 72 माइनस समेशन एक्स 14 इंटू समेशन वाई 22 डिवाइड बाई अंडर रूट में n कितना आ जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर 46 माइनस एक्स का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, n इज इक्वल टू 4 इंटू समेशन वाई स्क्वायर 126 माइनस समेशन वाई इज इक्वल टू 22 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, अभी कहीं जाइए मत, अभी तो बस मैं ख़त्म करने वाला हूँ। आज की क्लासेस थोड़ी बड़ी हो गई हैं तो माइंड मत करिएगा। 308, ठीक। तो ये अंडर रूट में आपका आ जाएगा 4 इंटू 46 184 माइनस 14 इंटू 14 196, यहाँ पे 4 इंटू 126 504 22 इंटू 22 484, यह आ जाएगा माइनस करने पे बेटा 288 माइनस 308 दैट इज माइनस का 20 डिवाइड बाई 184 माइनस का 196 12 माइनस का इंटू 504 माइनस 484 20, तो ये आपका आ जाएगा 184 इंटू 196 सॉरी 184 माइनस 196 12 इंटू 20, तो माइनस का 20 माइनस का 240 अंडर रूट में, तो आंसर आ जाएगा 240 का। कहीं पे मेरे को लगता है प्रॉब्लम हुई है, आप चेक कर लीजिएगा आंसर, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये देखिए मैंने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ गया 0। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो आंसर आ गया 0, ठीक। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने प्रैक्टिस नहीं कराया था, तो ये प्रैक्टिस हो गया आपका, ठीक है। अब मुझे बात क्या समझानी है, मैंने कहा कि चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड, और चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है प्लस और माइनस, ठीक है ना। तो बेटा जी मुझे समझाना क्या है, आपको समझाना ये है कि अगर हम इसके सारे ऑब्जर्वेशन में +1 +1 +1 +1, यहाँ पे भी +1 +1 +1 +1, अगर बढ़ा के वापस से अगर हम कोरिलेशन निकालें
तो भी आंसर कितना आएगा 0, या प्लस के जगह पे -1 -1 -1 -1, इधर पे भी -1 -1 -1 -1, अगर करके निकालते हैं तो भी आंसर कितना आएगा 0, आंसर चेंज नहीं होगा। इवन अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें बेटा 2 से सबको, और इधर भी 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो भी हमारा आंसर चेंज नहीं होगा, क्या होगा 0। इवन हम इसको डिवाइड कर दें 2 से तो भी हमारा आंसर चेंज नहीं होगा, क्या होगा 0। इसीलिए इसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। आप कांस्टेंट नंबर प्लस कर दीजिए तो भी आंसर चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट नंबर माइनस कर दीजिए तो भी आंसर चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट नंबर डिवाइड कर दीजिए तो भी आंसर चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी आंसर चेंज नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टीज है, नोट कर लीजिए, आप सभी लोग नोट कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। हाँ बेटा, धीरे धीरे अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोबेबल एरर। प्रॉपर्टीज खत्म कर लिया, अब बेटा प्रोबेबल एरर, और प्रोबेबल एरर के बाद फिर लास्ट में हमको पढ़ना होगा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तब जाके हमारा क्या खत्म होगा, काल्पिएशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। थोड़ी क्लासेस आज की बड़ी हो जाएंगी, पेशेंस के साथ देखिएगा, ठीक। तो आइए समझते हैं, ठीक, प्रोबेबल एरर क्या होता है और क्यों पढ़ने जा रहे हैं। सर इसलिए पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में आएगा। बेटा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, सुनो, प्रोबेबल एरर इसलिए पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुना। मैं जब आपको कोरिलेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने कहा कि कभी कभी जो कोरिलेशन का रिजल्ट है वो रिजल्ट आ जाता हमारा स्प्यूरियस, बिकॉज जो कोरिलेशन होता है वो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बताता है, इसके अलावा और कुछ बात नहीं करता। किसके बारे में बात करता है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। अच्छा सर, तो वो कभी कभी स्प्यूरियस आ जाता है, मतलब नॉनसेंस भी, मतलब बकवास टाइप का दे देता है। जैसे अगर मैंने कहा था कि जैसे हम वेट ले लें और हम इनकम ले लें और मान लो दोनों को हम कोरिलेशन निकालते हैं और वो पॉजिटिव आ जाता है, तो इसका ये मतलब थोड़ा ना हुआ कि जैसे जैसे वेट बढ़ता है वैसे वैसे इनकम बढ़ती है। तो इस टाइप के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं स्प्यूरियस। तो इसलिए ऐसे भी ऑब्जर्वेशन आपको मिलेंगे जो स्प्यूरियस टाइप के होंगे, नॉनसेंस टाइप के होंगे। तो इसलिए वहाँ पे हमें उन रिलेशन का सिग्निफिकेंट चेक करना होता है कि जो x और y हैं वो सिग्निफिकेंट हैं कि नहीं हैं, वो रिलेवेंट हैं कि नहीं हैं, वो रिलायबल हैं कि नहीं हैं। तो सिग्निफिकेंट चेक करने के लिए वो रिलायबल हैं, ऑब्जर्वेशन जो x और y है वो रिलायबल हैं, सिग्निफिकेंट हैं, रिलेवेंट हैं। इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हमको प्रोबेबल एरर को पढ़ना पड़ता है। तो आइए देखते हैं प्रोबेबल एरर क्या होता है। तो प्रोबेबल एरर का मीनिंग है विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबल एरर, प्रोबेबल एरर की मदद से इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन रिलायबिलिटी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रोबेबल एरर से हम ऑब्जर्वेशन की विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी या उसके सिग्निफिकेंस को चेक करते हैं कि वो जो रिलेशनशिप हमने फाइंड आउट किया है दो ऑब्जर्वेशन के बीच में वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। दो ऑब्जर्वेशन के बीच में जो हमने आर की वैल्यू निकाली है वो आर की वैल्यू सिग्निफिकेंट है कि नहीं है।
बने रहिए मेरे साथ, ठीक है, क्योंकि क्लास थोड़ी बढ़ती जा रही है, बट जैसा कि आपका एग्ज़ाम भी बहुत पास में है तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा ऑफ कॉरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक। तो प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 0.6745 इंटू 1 माइनस आर, आर का मतलब काल्पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में n। कुछ लोग कहेंगे सर ये वाली वैल्यू रटना है, ये फॉर्मूले के साथ है, ये कोई मेरा रिलेटिव नहीं लगता कि मैंने लिख दिया। तो प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या होता है? 0.6745 इंटू 1 माइनस आर का स्क्वायर अपॉन n अंडर रूट में। अच्छा, यूज ऑफ प्रोबेबल एरर कैसे करेंगे? 3 बातें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या है? इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ r is less than probable error, there is no evidence of correlation, means the value of r is not significant। मतलब जब probable error से काल्पियर्सन कम हो जाए, काल्पियर्सन मतलब r की वैल्यू प्रोबेबल एरर से कम हो जाए, मतलब वो डेटा सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब जो रिलेशन हमने निकाला है वो गलत है, उससे कोई भी रिजल्ट फाइंड आउट करने पे हम गलत कर देंगे। तो जब भी प्रोबेबल एरर से r की वैल्यू कम होती है, मतलब प्रोबेबल एरर ज़्यादा हो, r की वैल्यू कम हो, तो ये डेटा सिग्निफिकेंट नहीं होता है, ठीक है। जब प्रोबेबल एरर से कम हो r की वैल्यू तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, मतलब प्रोबेबल एरर ज़्यादा हो और सिग्निफिकेंट r की वैल्यू कम हो तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेकिन फिर सुनिएगा, इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ r इज मोर देन 6 टाइम ऑफ प्रोबेबल एरर, if the numerical value of r is more than 6 time of probable error, the value of r is significant। अगर probable error की वैल्यू 6 टाइम हो, किसके? r के, जो r की वैल्यू है वो कह सकते हैं probable error से 6 गुना ज़्यादा हो, तब वो वैल्यू क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। और तीसरा जो है वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालने के लिए होता है। अभी मैं समझाऊंगा कि लोअर और अपर लिमिट का क्या मतलब होता है, ठीक, समझाएंगे अभी। कंडीशन ऑफ प्रोबेबल एरर क्या है? ये जो ऑब्जर्वेशन हो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जो एजम्पशंस काल्पियर्सन के हैं वही एजम्पशंस किसके हैं बेटा? वही एजम्पशंस किसके होंगे? प्रोबेबल एरर के। फ्रॉम सैंपल होना चाहिए और अनबायस्ड मैनर में होना चाहिए। तो पहला कंडीशन क्या है? ऑब्जर्वेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, दूसरा सेलेक्टेड फ्रॉम सैंपल हो, तीसरा अनबायस्ड मैनर में हो। दैट्स इट, ठीक। अब मैंने अभी तीसरा और चौथा पॉइंट नहीं समझाया, आपको समझाते हैं, सुनिएगा। एक क्वेश्चन, बिना क्वेश्चन, सर बहुत टाइम हो गया, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ लल्ला, डेली तो मैं 1 ही घंटे का वीडियो बनाता था, आज ज़्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चाय के साथ ख़त्म कर लीजिए। अच्छा सर, जो चाय नहीं पीते हैं उनका क्या? मालूम नहीं। सुनेगा, एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ देखें। अब सर अभी नहीं लिखना है, टाइम देंगे सर, इसको हटा दिए, बाद में लिख लेना, जाने दो, समझो पहले, ठीक है ना? समझो, सुनो। एक क्वेश्चन लिया है मैंने, अ स्टूडेंट कंप्यूट द वैल्यू ऑफ r इज 0.7 when the number of item is 25। बाद में, बाकी बाद में पढ़ेंगे। r की वैल्यू कितनी है? 0.7 और n कितना है? 25। तो बताइए प्रोबेबल एरर क्या होगा? प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 0.6745 1 माइनस आर का स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट में n।
तो 0.6745 1 माइनस r 0.7 का स्क्वायर डिवाइड बाई n25 अंडर रूट में। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 49 डिवाइड बाई 5, तो इसका जो आंसर आएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूं आपको, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0687। ये आंसर आएगा 0.0687। ठीक, अब हमें चेक करना है कि ये रिलेवेंट है कि नहीं है, मतलब सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। तो सिग्निफिकेंट कब होगा? जब ये 6 टाइम बड़ा हो किससे? r से। ये चीज चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल दूसरा पॉइंट चेक कर लीजिए, दूसरे पॉइंट से पता चल जाएगा कि वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। जैसे ये देखिए, r इज ग्रेटर देन 6 टाइम इंटू प्रोबेबल एरर। तो r की वैल्यू कितनी है? 0.7 इज ग्रेटर देन 6 इंटू प्रोबेबल एरर 0.0687। तो 0.7 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 इंटू 0.0687 इज इक्वल टू आ रहा है बेटा 0.4122। बताइए कौन ज्यादा है? 0.7 ज्यादा है किससे? इससे। तो सिग्निफिकेंट हुआ कि नहीं? यस हुआ। तो ये वाला ज्यादा होना चाहिए किससे? इससे, मतलब ये पोर्शन ज्यादा होना चाहिए इससे। तो अगर ये ज्यादा है तो मतलब सिग्निफिकेंट है, अगर ये कम है तो मतलब सिग्निफिकेंट नहीं है। बात हुई खत्म। तो हमने देखा कि ये क्या है? सिग्निफिकेंट है। बट क्वेश्चन मुझसे ये नहीं पूछा था। क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा था कि फाइंड द लिमिट विद इन विच r लाइज। वो लिमिट निकालिए जिसमें r की वैल्यू आती हो। तो लिमिट निकालने के लिए यहां पे आ जाइए। लिमिट कैसे निकालेंगे? यहां पे तो लिमिट निकाल लीजिए, यहां पे निकाल देते हैं लिमिट। पहला r माइनस प्रोबेबल एरर 0.7 माइनस प्रोबेबल एरर का आंसर कितना है? 0.0687। जगह की कमी हो रही है बेटा जी, क्या करें? कुछ हटाएंगे तो भी आप बुरा मान जाओगे। क्या करें क्या करें? चलो अच्छा, नीचे की वैल्यू हटा देते हैं, ठीक है। अरे कोई नहीं, तुम सॉल्व कर लोगे यार, भरोसा है तुम्हारे ऊपर। प्यारे प्यारे छोटे, अरे सर प्लीज सर। अरे हो गया, चलो देखो सुन लो भैया, सुनो। तो यहां से लोअर लिमिट निकालते हैं, लोअर लिमिट, ठीक। वो निकलेगा r माइनस प्रोबेबल एरर। r की वैल्यू कितनी है? 0.7 माइनस 0.0687। आंसर आ जाएगा आपका 0.7 माइनस 0.0687, 06313। अपर लिमिट क्या होगा? प्लस कर दीजिए 0.7 प्लस 0.0687, तो अपर लिमिट आ जाएगा। तो 7 प्लस 0.0687, तो ये आ गया 0.7687। आप याद रखना हमेशा, अगर ये सिग्निफिकेंट है तो r की वैल्यू इन्हीं के बीच में आएगी, इन्हीं के बीच में। आप देख लेना हमेशा, माइनस प्लस 0.7 इन्हीं के बीच में वेरी करेगा। तो इसको कहते हैं अपर और लोअर लिमिट, अपर और लोअर लिमिट। तो इसी के बीच में r की वैल्यू क्या करेगा? वेरी करेगा। तो वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट है, तभी तो वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लिमिट। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का मतलब इनके बीच में ही r की वैल्यू क्या करेगा? लाई करेगा। r की वैल्यू लोअर और अपर लिमिट के बीच में ही होगा, ठीक। तो प्रोबेबल एरर, अगर फाइनली हम ये कहना चाहें कि प्रोबेबल एरर
क्यों निकालते हैं, तो उसका रिप्लाई आ गया कि प्रोबेबल एरर जो कोरिलेशन है उसके जो रिजल्ट है वो रिजल्ट सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट के लिए हम प्रोबेबल एरर को यूज करते हैं। ठीक, ओके। तो ये हुआ, आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं, कॉपी कर लीजिए, फिर लास्ट टॉपिक आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। ओके सर। हाँ बेटा, अब मुझे मालूम है कि आप बिल्कुल थक चुके हैं बैठे बैठे, जो लोग शुरू से देख रहे हैं। बस आखिरी टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, इसके बाद हमारी बातें खत्म हो जाएंगी। कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन जो है वो सुनेगा होता क्या है, जैसे ये x है और ये है y, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, सुनिएगा, हम कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन को क्यों पढ़ने जा रहे हैं, यह आपको चेक करना होगा कि कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन को क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो y है ये x के ऊपर कितना डिपेंडेंट है, कितना परसेंट डिपेंडेंट है, कितना परसेंट डिपेंड है, इस बात को हम किससे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन से। हमारा जो ये y है ये कितना परसेंट डिपेंड है ऑन x, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि r की वैल्यू 0.9 है, तो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन COD क्या होगा, 0.9 का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 80, 0.80 मतलब 81%। 0.9 का स्क्वायर करेंगे तो 0.81% में कन्वर्ट करेंगे तो 81%, मतलब ये जो y है वो x पे कितना परसेंट डिपेंड है, 81% डिपेंड है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन कितना हुआ, 81%। तो कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन कितना हुआ, 1 माइनस r का स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 0.81 मतलब 1.19%, में कितना होगा, 19%। मतलब अगर कॉमन सी बात है कि 81% डिपेंड है तो कितना डिपेंड नहीं है, 19% डिपेंड नहीं है। कितना डिपेंड है, 81%। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, ये जो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन है, ये कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का मतलब कि y जो है वो x के ऊपर कितना डिपेंड है, तो उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। इसके फॉर्मूले हैं कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन, तो क्या करेंगे, 1 में से कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा, नॉन डिटरमिनेशन निकल आएगा। तो ये एक तरीका है इसको समझने का। आपको फॉर्मूला दे सकता है, आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे सकता है r से, इसी वैल्यू को आपको ध्यान में रखना है, फॉर्मूला के लिए याद रखना है और ये याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज डिटरमिनेशन, दिस इज नॉन डिटरमिनेशन। तो आज हम लोगों ने काल्पिएशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कंप्लीट किया। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आपने इतना साथ दिया मेरा, और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।